नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार दरगों के प्रीवियस ईयर सवालों को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। कौन सी घटना? तो अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी परिघटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है कि दोस्तों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, तो बुल्गारिया। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश, तो बुल्गारिया जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा 4 साल तक लड़ा गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ओटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? याद रखिएगा ये भागीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है। याद रखिएगा कि भागीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है दोस्तों टिहरी बांध। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे, समझिएगा यहाँ पे कि टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों? घटती है। ठीक है, याद रखिएगा कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कशन। देखिए दोस्तों इसका डिस्कशन देखेंगे तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम। अगला दोस्तों आपका रीजनिंग का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा आप लोग, हम लोग जीके के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये दोस्तों आपका मैथ का सवाल है 6 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये भी देखिए दोस्तों 7 नंबर आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्या है 8 नंबर दोस्तों आपके सामने कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया दोस्तों? याद रखिएगा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। याद रखिएगा कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का जो राजा बनाया गया था वो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। वह वाडियार वंश का शासक था। ठीक है, अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखिएगा सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट या क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कशन। देखिए दोस्तों क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट यानी कि Na2SiO3। ठीक है, सोडियम सिलिकेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपके सामने कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिएगा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन तो समझिएगा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अगला दोस्तों आपका ये 11 नंबर जो मैथ का सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर सवाल है
कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1909 में क्या हुआ था दोस्तों, मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में किया गया था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है, ठीक है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, 1908 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट भी हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कि जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है 13 नंबर सवाल कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना दोस्तों। ये कब बना था, 1971 में, ठीक है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था कब, 1971 में हुआ था, ठीक है। 1972 में शिमला समझौता हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश वर्ष 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का भाग था। कौन दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा भारत के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा साझा करता है कौन दोस्तों, बांग्लादेश, याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जर्मन सिल्वर में, ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। और बाकी जैसे कि लूनर कास्टिंग में चांदी है, मानिक सिल्वर में चांदी है, और हॉर्न सिल्वर में भी चांदी है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा, निकेल व जस्ता पाया जाता है, लेकिन चांदी नहीं पाई जाती। चांदी का संकेत एजी होता है। एजी परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 47 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है दोस्तों, ये मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, एमाइलेज, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो हमें समझिएगा कि एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय रस का एक भाग है। एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपको 16 नंबर सवाल जो मैथ का सवाल है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल दोस्तों मैथ का ही है। हम लोग देखेंगे दोस्तों 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल आपके सामने है। 18 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है दोस्तों, यह दोस्तों विधा। याद रखिएगा कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं, तो विधा जो गेहूं है ये अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, ठीक है। आइए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारे देश में विधा गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। जया चावल की किस्म है दोस्तों, ये जो जया है ये चावल की एक किस्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला 19 नंबर सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ये पेरम्बूर में स्थित है, ठीक है। पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 में किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, वो है दोस्तों चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रशेखर जो दोस्तों ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। वहीं चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बीपी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के एवं एचडी देवगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। अगला है दोस्तों 21 नंबर सवाल। आइए देखते हैं 21 नंबर सवाल है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में करता है दोस्तों, किस रूप में करता है, तो रोगाणुरोधक के रूप में करता है। याद रखिएगा कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा
टर्पिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखिए क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल, जो आपका दोस्तों मैथ का सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला दोस्तों 23 नंबर सवाल। देखिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सा विषाणु यानी कि बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है दोस्तों? याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये दूध को दही में परिवर्तित करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि दूध से दही का निर्माण जीवाणु के द्वारा किया जाता है और यह क्रिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है दोस्तों? ये है सुनहरा धान। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कि आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है दोस्तों सुनहरा धान। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, देखिए दोस्तों सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस, सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका 25 नंबर सवाल जो है रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग है ये मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कार्बन के दो ग्रुप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करते हैं कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट के अलावा भारी पानी यानी कि D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। अगला दोस्तों 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है दोस्तों, तो मुंबई CST। ठीक है, मुंबई CST क्या है दोस्तों? ये मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। ठीक है, मुंबई CST। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो मध्य रेल मंडल, ठीक है, यानी कि सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई CST है। अगला है 28 नंबर सवाल कि आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। आयरन यानी कि संकेत क्या होता है? Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रसायन नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन B1 का रसायन नाम थायमिन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि आयरन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे रोग विज्ञान की भाषा में एनीमिया कहा जाता है। अगला है दोस्तों 29 नंबर कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? यह है दोस्तों भारत। ठीक है, ब्राजील से होकर गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है और केनिया से भी होकर गुजरती है। भारत से होकर नहीं गुजरती दोस्तों कौन? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि दिए गए विकल्पों से ब्राज़ील, सोमालिया, केनिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, पर यह इन देशों के मध्य से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। अगला दोस्तों 30 नंबर कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? याद रखिएगा, ये बना है सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। चेनाब दोस्तों, याद रखिएगा ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। याद रखिएगा दोस्तों। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेरी नाग झील से निकलती है, याद रखिएगा। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो श्रीनगर स्थित है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर ये झेलम के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रावी की अगर हम बात करते हैं तो रावी जो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंधु की सहायक नदी है चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? ये सिंधु की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम गोविंद सागर है। अगला है दोस्तों 31 नंबर कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्थित है दोस्तों शरावती नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? याद रखिएगा, महानदी पर स्थित है दोस्तों हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध और विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है या कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगला है दोस्तों 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, मुनीस अल अरबा, तरवूफ, आइए दोस्तों और ऑप्शन देखते हैं इधर, कस्फ उल महबूब या फिर कलंदर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, सवाल क्या था कि सवाल है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो मुनीस अल अरबा में, किसमें है दोस्तों, मुनीस अल अरबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग समझते हैं इसका डिसीजन थे, समझिएगा कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरबा है। अगला है दोस्तों 33 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। ये लिया था दोस्तों, याद रखिएगा, फरवरी 1922 में। ठीक है, 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, 1920 में शुरुआत हुआ था, 1922 में समाप्त कर दिया गया था। किस घटना के बाद, चौरा चौरी घटना के बाद, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरा चौरी कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने नाराज होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, इसका अगर बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस लिया था, यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। अगला है दोस्तों 34 नंबर कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए इसका डिसीजन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। यह 1807.82 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये किया जाता है HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है नक्काशीदार कांच के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि नक्काशीदार कांच के निर्माण में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। 24वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया दोस्तों। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। ठीक है, अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों। याद रखिएगा, यह है दोस्तों अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अमरकंटक की जो पहाड़ी है, यह सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। आइए दोस्तों, ठीक है, देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। सोन गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों। याद रखिएगा, सोन जो है गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका मैथ्स सवाल है 38 नंबर, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। 38 नंबर सवाल। ठीक है, 39 नंबर सवाल देखते हैं कि पूगा घाटी स्थित है। याद रखिएगा, ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है, पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है, यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना दोस्तों। याद रखिएगा, यह मगध जनपद। टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है दोस्तों, 16 महाजनपद है। जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, मगध जनपद 6ठी से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे चलकर मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया दोस्तों। अगला है 41 नंबर कि बंगाल में अमला खाली स्थान का अधिकारी होता था। कौन होता था, तो जामींदार होता था। याद रखिएगा, बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसीजन। तो बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था।
अगला है 42 नंबर सवाल कि मूरा नस्ल है किसका दोस्तों, याद रखिएगा ये भैंस की है, ठीक है। मूरा जो है ये नस्ल है किसका, भैंस की है। मूरा दोस्तों भैंस की एक नस्ल है, यह मुख्यतः हरियाणा पंजाब से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बेबेल योजना 1945 में आया था, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि साइमन कमीशन 1927 में आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला 44 नंबर सवाल। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है दोस्तों, ये है जरीब, ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। तो जरीब जो है नहीं है, पोलज है, परौती है और बंजर भी है, ठीक है। तो पोलज, परौती, बंजर अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण थे, जबकि जरीब भूमि का वर्गीकरण नहीं था। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था दोस्तों, याद रखिएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कैवे तीर्थंकर थे, 24वें, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। अगला है 46 नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना कब की गई थी। ये किया गया था 1960 में, याद रखिएगा कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है कि अंकलेश्वर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। अंकलेश्वर स्थित है, कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर, याद रखिएगा कि अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला 48 नंबर सवाल। 48 नंबर है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, याद रखिएगा। यह है दोस्तों वाजिद अली शाह, ठीक है, याद रखिएगा कि वाजिद अली शाह जो था ये अवध राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसीजन। तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। अवध राज्य की राजधानी लखनऊ थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल जो दोस्तों ये आपका नॉमेरिकल है, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, नॉमेरिकल है दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में पूरा हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ये तीनों जो है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये इस्पात संयंत्र जो था ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों, ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे। तो भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में एवं राउरकेला उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 51 नंबर सवाल। 51 है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है दोस्तों, यह है दोस्तों जिंक, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन सी धातु, तो जिंक जो है ये केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, ठीक है। जिंक का संकेत Zn होता है, ठीक है, परमाणु संख्या 30 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे इसका डिस्कशन है कि जिंक धातु पर जब परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे तापीय उत्सर्जन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपका मैथ का सवाल है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा 52 नंबर, ठीक है। हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला सवाल 53 नंबर भी दोस्तों आपका जो है रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर देखिए दोस्तों, ये आपका दोस्तों मैथ का सवाल है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला 55 नंबर सवाल, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों 55 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं। 55 नंबर सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा
किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसका डिस्कशन देखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 56 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है? तो सहभोजिता कहलाती है। क्या कहलाती है? सहभोजिता। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि आर्कटिक का अधिपादप की तरह किसी वृक्ष पर उगना सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में एक जाति को तो लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को तो ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, अगला 257 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो वो निषाद के नाम से जाने जाते थे। याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में वनवासी जो है ये निषाद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखें तो यहाँ पे समझिएगा कि प्राचीन भारत में वनवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। अगला दोस्तों 58 नंबर सवाल कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देबसा दर्रा स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, देबसा दर्रा स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में स्थित है या सिक्किम में स्थित है या फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है देबसा दर्रा। ठीक है, देबसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। यह कुल्लू एवं स्पीति के मध्य अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 59 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी कारक है? दोस्तों याद रखिएगा यह है पार्थेनियम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पादप के परागण? तो पार्थेनियम के जो परागण है ये एलर्जी कारक है। ठीक है, पार्थेनियम एक परागण एलर्जी कारक पौधा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 60 नंबर सवाल। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ये दोस्तों चालनी नलिका। ठीक है, चालनी नलिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं है। वाहिनिका जाइलम का भाग है, वाहिका भी है दोस्तों और तंतु भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं है, चालनी नलिका नहीं है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहन उत्तक है जिसका कार्य जल व खनिज पदार्थ का संवहन करना होता है। इसके निम्न भाग होते हैं वाहिनिका, वाहिका, तंतु तथा मृदुतक। ठीक है, अतः चालनी नलिका जाइलम का भाग ना होकर फ्लोएम का भाग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 61 नंबर सवाल देखते हैं। 61 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों यह है दोस्तों पश्चिमी घाट। याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट जो है दोस्तों भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि उपयुक्त विकल्पों में पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगला दोस्तों 62 नंबर कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? याद रखिएगा नायलॉन 6 का निर्माण के लिए। ठीक है, तो कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है ये नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण के लिए में किया जाता है। अगला दोस्तों 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्वेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है टेबल टेनिस से। याद रखिएगा स्वेथिलिंग कप जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं यहाँ पे। आइए दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि स्वेथिलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला 64 नंबर सवाल। 64 नंबर है कि हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था, यानी कब हुआ था? ये 1950-52 में हुआ था, यानी कि याद रखिएगा 1950-1952 में हस्तिनापुर का उत्खनन किया गया था। हस्तिनापुर का जो उत्खनन वर्ष है 1950-52 के मध्य में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 65 नंबर सवाल। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? दोस्तों याद रखिएगा तो अवतल लेंस का उपयोग करके। ठीक है, तो मानव जो है यानी किस लेंस का उपयोग करके? तो अवतल लेंस का उपयोग करके मानव जो है आंख की मायोपिया समस्या, ठीक है,
मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम इसका बात करते हैं दोस्तों कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें रोगी को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 66 नंबर सवाल दोस्तों, आपका जो मैथ का सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 67 नंबर सवाल। देखिए 67 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। ये है दोस्तों सूती वस्त्र। याद रखिएगा कि हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। ठीक है, हड़प्पा जो है दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए सूती वस्त्र हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, अन्य वस्तुएं हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 68 नंबर कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ये है दोस्तों कामेत। ठीक है, याद रखिएगा कामेत जो है दोस्तों नहीं है, अनाईमुड़ी है, पलनी है और कार्डमम। क्या दोस्तों ये पश्चिमी घाट का भाग है, और कामेत जो है ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कामेत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ये उत्तराखंड में हिमालय का भाग है। ठीक है दोस्तों, या जो उत्तराखंड में हिमालय का भाग है कामेत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला लिया था? ये मिला था दोस्तों, याद रखिएगा 2017 में। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला लिया था। ठीक है, रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया था? 2017 में। तो वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला लिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी दोस्तों? याद रखिएगा, तो नागलपुरम। ठीक है, याद रखिएगा नागलपुरम का स्थापना किए थे कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किए थे? तो नागलपुरम के नाम पर। ठीक है, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, विजयनगर का सबसे सर्वोत्तम शासक किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। अमुक्त मालदा किसके दोस्तों? तो ये कृष्णदेव राय की पुस्तक है अमुक्त मालदा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम उपनगर की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 71 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने जो है, समझिएगा कि एक गैस COA के साथ तो अभिक्रिया करती है परंतु NHCO3 के साथ नहीं। वह गैस है कौन है दोस्तों? CO2। कौन है? CO2 जो है दोस्तों ये NHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस NHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला दोस्तों 72 नंबर आपका दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों 73 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? ये भी रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, 74 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 74 नंबर सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से, ठीक है याद रखिएगा, उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न नियम किसके समान है दोस्तों? याद रखिएगा ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है दोस्तों ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 75 नंबर सवाल। देखिए 75 नंबर सवाल है कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है किससे? तो रेशम से। याद रखिएगा रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं 76 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है दोस्तों? ये है दोस्तों आइचोर्निया। ठीक है, याद रखिएगा आइचोर्निया जो है ये विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है दोस्तों। आइचोर्निया एक हानिकारक जलीय खरपतवार है। इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क
का सदस्य नहीं है दोस्तों, ये है याद रखिएगा ईरान। ठीक है, ईरान जो है दोस्तों ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें टोटल 8 देश शामिल है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान। ईरान नहीं है, भूटान सदस्य है दोस्तों, अफगानिस्तान है, मालदीव है, भारत भी है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सा देश है। देखिए, सार्क के 8 सदस्य देश है, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों, ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 78 नंबर सवाल। 78 नंबर है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए दोस्तों? याद रखिएगा, शाहजहां। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ यानी कि जमीन को चूमना लागू किए गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया जाता था? तो ये दोस्तों पाली भाषा का। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा। गौतम बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 80 नंबर सवाल, जो दोस्तों आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल आपके सामने है कि अनुचुंबक पदार्थ है। याद रखिएगा, चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि अनुचुंबक पदार्थ क्या है दोस्तों? तो चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखें। यहाँ पे समझिएगा कि अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर एक कमजोर बल से आकर्षित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन। ठीक है, आदि। अगला है 82 नंबर सवाल कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? याद रखिएगा, तो संकीसा स्तंभ। ठीक है, याद रखिएगा किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर? तो संकीसा स्तंभ के पर एक विशाल हाथी स्थापित है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, यह उत्तर प्रदेश में है। अगला 83 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों, याद रखिएगा, रेचल कार्सन। ठीक है, रेचल कार्सन दोस्तों, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। अगला दोस्तों 84 नंबर सवाल जो है दोस्तों आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला है 85 नंबर सवाल। देखिए 85 नंबर है कि तिलैया बांध, ठीक है, याद रखिएगा, बराकर नदी पर निर्मित है दोस्तों। याद रखिएगा, तिलैया बांध है दोस्तों किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। यह कोडरमा झारखंड में है। बराकर जो है दोस्तों दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, दामोदर की सहायक नदी है कौन? तो बराकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने जो है 86 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। देखिए यहाँ पे 86 नंबर सवाल है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? याद रखिएगा, तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला दोस्तों 87 नंबर सवाल जो आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग 88 नंबर सवाल। देखिए 88 नंबर की कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, अभ्रक। ठीक है, कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों 89 नंबर सवाल है। देखिए दोस्तों 89 नंबर सवाल दोस्तों मिलान करने के लिए है। ठीक है, सूची 1 है इधर, इधर सूची 2 है, इधर संवैधानिक संशोधन, इधर प्रावधान है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग इसका डिस्कशन ही मेन रूप से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए दोस्तों 101वां संविधान संशोधन है, 102वां संविधान संशोधन है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा 103वां संविधान संशोधन और 104 संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते
करते हैं कि 104 संविधान संशोधन है दोस्तों, अगर देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग 102 की बात करते हैं तो इसका 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। 102 में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। डी का यानी कि 104वां जो संविधान संशोधन है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बी का 4 और डी का 2 यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे, ठीक है। बी का 4 डी का 2, देखिए बी का 4 डी का 2, ठीक है। बी का 4 देखिए दोस्तों, बी का 4 होना चाहिए और डी का 2 होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डी का 1 होगा दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे डी का 1 होगा, वहाँ पे मिलान थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग पहले देख ही लेते हैं यहाँ पे मेन रूप से, यहाँ पे समझिए, ठीक है। सूची 1 है और सूची 2 है, इसका हम लोग डिस्कशन ही देख लेते हैं मेन रूप से। संवैधानिक संशोधन इधर प्रावधान है, यहाँ पे देखिए 101वां संविधान संशोधन है। तो 101वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया दोस्तों, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन में। 102वां संविधान संशोधन में क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 102वां संविधान संशोधन। अगला हम लोग देखेंगे 103वां संविधान संशोधन क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन में क्या है दोस्तों कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यवर्ती धारा के लिए सही नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका परिमाण समान रहता है, ये सही नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, ये सही है दोस्तों। इसका उत्पादन सस्ता होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सही नहीं है दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि प्रतिवर्ती धारा का परिणाम व दिशा दोनों बदलती रहती है, अतः कहा जा सकता है कि इसका परिमाण समान नहीं रहता है। अगला 91 नंबर सवाल दोस्तों आपका मैथ का सवाल है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं दोस्तों 92 नंबर सवाल। देखिए 92 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, याद रखिएगा ये है दोस्तों डीजी तेंदुलकर, ठीक है। डीजी तेंदुलकर जो दोस्तों ये महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक है डीजी तेंदुलकर, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि महात्मा गांधी जी के जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर है। इन्होंने महात्मा गांधी ऑफ लाइफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से 8 भागों में यह पुस्तक लिखी है। अगला है 93 नंबर सवाल कि रेगुर मिट्टी इस नाम से जानी जाती है दोस्तों, तो याद रखिए काली मिट्टी, ठीक है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। अगला है 94 नंबर सवाल कि नामेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये असम में स्थित है, ठीक है। नामेरी बाघ अभ्यारण्य जो दोस्तों ये भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे दोस्तों 95 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे। अगला है कि नामेरी बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है, यह, ठीक है। देखिए दोस्तों नामेरी बाघ अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है, यह कुल 344 किलोमीटर में विस्तृत है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 95 नंबर सवाल। देखिए 95 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, तो आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ क्या क्या है दोस्तों, अस्पताल है, उपचार है, भर्ती है, रोग है या रोग निदान है। सबसे पहले क्या आएगा, रोग। अगर रोगी रहेगा उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर क्या जाएगा, अस्पताल जाएगा, ठीक है। यानी 4 के बाद 1 होगा, पहले रोग क्या करेगा, रोग अगर कोई रोगी है तो पहले अस्पताल जाएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसको भर्ती करेगा अस्पताल जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद उसको रोग निदान करेगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, फिर उसको उपचार करेगा दोस्तों। यानी कि 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 1 किस में है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में भी है। तो 4 के बाद 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों 3, तो किस में है दोस्तों, ए में है, बी में है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 4 1 3 5 2 पहले रोग ही होगा दोस्तों, उसके बाद फिर अस्पताल जाएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, भर्ती लेगा, फिर निदान करेगा, फिर उपचार करेगा दोस्तों, ठीक है। आइए इसे देखते हैं, यहाँ पे समझ गया दोस्तों, पहले क्या करेगा, रोग, फिर अस्पताल, भर्ती, रोग निदान, उपचार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। याद रखिएगा कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है दोस्तों चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो डल झील कहाँ से दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर एवं केंद्रशासित प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके सामने 97 नंबर सवाल है कि आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातःकाल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका कारण क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों मूल दाब। क्या है, मूल दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 97 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका देखते हैं डिस्कशन। समझिएगा यहाँ पे कि यदि किसी नरम तने वाले पौधे को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए भाग से द्रव ऊपर आने लगती है। इसका मुख्य कारण मूल दाब होता है। अगला 97 नंबर सवाल कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज खाली स्थान विभाग था। तो क्या था दोस्तों, ये सैन्य विभाग था। याद रखिएगा कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। इस विभाग का गठन बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये स्थित है दोस्तों लक्षद्वीप में। याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी क्या था दोस्तों, कवरत्ती। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या था दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो पीटी द्वीप पक्षी जो है अभ्यारण्य जो है ये लक्षद्वीप में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 99 का। यहाँ भी समझिएगा कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है दोस्तों। इसका नाम परिवर्तित कर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। अगला दोस्तों आपके सामने 100 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 100 नंबर सवाल जो आज का लास्ट सवाल है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितना दोस्तों कितने सीटें हासिल होनी चाहिए। तो कितना होनी चाहिए, 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। ठीक है, इसका हम अगर डिस्कशन देखेंगे यहाँ तब समझिएगा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने 100 सवालों को डिस्कस कर दिया दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।